हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। जीओसी का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चंस, एसिडिक स्ट्रेंथ के एप्लीकेशंस, सारे चैप्टर्स है ना अपने, उसमें फिनोल की क्या एसिडिक स्ट्रेंथ है, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या एसिडिक स्ट्रेंथ है, सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन कंपेयर करने वाले हैं। फिर बेसिक स्ट्रेंथ पे चलेंगे। वैसे ही जितने भी एनसीईआरटी में सारे चैप्टर्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, ईथर, एल्कोहल, सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एमिन्स वगैरह, इनकी सब कुछ यहाँ पे डिटेल में कवर होने वाला है। तो लेक्चर में देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके सबकी बताऊंगा, यहाँ पे चैप्टर्स की भी बताऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा है, फिर फिनोल की उससे कम होगी, कि डाइनाइट्रोफिनोल होगी, ट्राइनाइट्रोफिनोल होगी, वो सारी चीजें कंपेयर करेंगे। वो धीरे धीरे आपके चैप्टर्स में भी वो बात आएगी। पहले अपन एक बार जीओसी में भी उसको कवर कर लेंगे और चैप्टर्स में भी कवर कर लेंगे, तो वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी अपनी। ओके, तो अभी शुरू करते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, उसके बेसिक क्वेश्चंस से। पहले एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बता चुका। एसिडिक स्ट्रेंथ किसके सीधे प्रोपोर्शनल होती है, कैसे बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ? जो माइनस एम माइनस एच माइनस आई वाले ग्रुप आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को वो बढ़ाते हैं, प्लस एच प्लस आई और प्लस एम वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। ठीक है, ये चीज पता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो फिर भी एक बार और बता देता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम माइनस एच और माइनस आई ग्रुप्स के। ठीक है, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, जैसे प्लस आई ग्रुप हो गया, 1/, प्लस एच ग्रुप और 1/, प्लस एम ग्रुप। ये इनका सीधा ऑर्डर रहेगा। इस प्रकार से आप इनको चेक करोगे। ठीक है, यही ऑर्डर रहेगा। सबसे ज्यादा माइनस एम की, फिर माइनस एच की, फिर माइनस आई, फिर होगी 1/, प्लस आई की, फिर 1/, प्लस एच, फिर 1/, प्लस एम। ओके, ऐसे चेक कर लोगे। अब बताता हूं कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहला एग्जांपल है, इसमें आपको देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कैसे करोगे? सबसे पहले इन ग्रुप्स को देख लो आप। देखो कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो मेटा। मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट तो लगता ही नहीं है, यानी प्लस एम या माइनस एम तो होंगे नहीं। तो कौन से होंगे? आई इफेक्ट वाला हो सकता है या एच हो सकता, एच भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इंडक्टिव ही चलेगा यहाँ पे। तो मेटा पोजीशन पे तो सीधी सी बात है, NO2 ग्रुप, Cl, OH और NH2। अब इसको देख लो, इसमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट की जो सीरीज बताई थी वो पता है ना आपको? पता है, चलो ठीक है सर। तो देखो जो NO2 है वो माइनस आई ग्रुप है, सही बात है। क्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, OH क्या है? माइनस आई ग्रुप है, और NH2 भी क्या है? माइनस आई, NH2 NR2, ये सारी चीजें बताई थी ना, नफ नरसर नहीं नाओ वाला। ठीक है, तो अब देख लो सर, अब ये तो सारे माइनस आई हो गए, यानी माइनस आई तो सीधे प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो सीधे पूरे माइनस आई हो गए ना, तो अब आपको इनकी पावर चेक करनी है। और उस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि देखो पहले तो NF3 आएगा, फिर NR3 आता है, ठीक है, NO2 आता है। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पावर NO2 की होगी, फिर क्लोरीन की, उसके बाद में OH आएगा और फिर NH2 आता है। NH3 प्लस की पावर बहुत ज्यादा होती है NH2 के बजाय, ध्यान रखना। NH3 प्लस तो ये NO2 से भी पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आप पावर क्या लिख सकते हो? NO2, फिर Cl, फिर OH और फिर NH2। ये माइनस आई का ऑर्डर हो गया इसका। इस ऑर्डर में लिखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी माइनस आई के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, तो ये हो जाएगी। समझ में आएगा कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ आप चेक करोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अब देखो यहां पे NO2 Cl OH NH2 वही लगाया, पर मैंने अब ऑर्थो की जगह पैरा पोजीशन पे लगा दिया। तो देखो डोमिनेंट इफेक्ट मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर उसके बाद में आई इफेक्ट देखना है। अगर मेटा पोजीशन पे हो तो वहां पे एम और एच तो होता नहीं है, आई देखते हैं।
अब यहाँ पे पहला पोजीशन है, मेटा के अलावा सारी पोजीशन पे एम इफेक्ट लगेगा। तो एम इफेक्ट से देखो यहाँ पे NO2 है, NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, -m। ठीक है सर, NO2 -m शो करता है। क्लोरीन, मैंने सीधा बात लिखाया था कि अगर क्लोरीन या कोई भी आपके पास जो हेलोजन है वो लगा हुआ हो, हेलोजन क्या कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I ग्रेटर देन +m, क्योंकि इसकी En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये विड्रॉ कर लेगा। तो ये -I इफेक्ट क्लोरीन शो करेगा, ये -m शो नहीं करेगा, +m शो नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो OH के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर हो गया, +m शो कर देगा ये। ओके सर, और NH2 लोन पेयर है, ये भी +m शो करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो NO2Cl, OH और NH2 एसिडिक स्ट्रेंथ सीधे प्रोपोर्शनल -m, -I, -H की होती है। सबसे ज्यादा तो -m वाला हो गया, फिर -I वाला हो गया, उसके बाद में अब देखो ये दोनों ही +m वाले हो गए। जिसकी +m पावर ज्यादा होगी, भाई +m ज्यादा होने पर क्या होगा, +m को ज्यादा करो तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो +m ज्यादा तो पावर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी +m जिसकी कम होगी, +m पावर जिसकी कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और यहां पे सीधी सी बात मैंने बताया था कि OH और NH2 में +m की बात करें, देखो OH और NH2 ओवरलैपिंग किसमें अच्छी होगी, कार्बन के साथ CO या CN की अच्छी होती है ना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा हो गया, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन में साइज डिफरेंस कम हो गया, तो इसकी पावर ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ओवरलैपिंग अच्छी है तो +m इसका ज्यादा होगा, +m इफेक्ट, ये तो +m पावर लिख देता हूं, ये +m पावर की हो गया, ये तो +m पावर का खेल हो गया। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल +m पावर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखो जिसकी पावर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम, तो OH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा और NH2 की कम हो जाएगी। यही तो बात हो गया, सीधी बात समझ में आई ना ये। तो इसमें भी क्या हो गया, OH की ज्यादा और NH2 की कम, तो ये ऑर्डर हो गया इसका, समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है बेंजोइक एसिड, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया। ओके सर, इतनी बात क्लियर है। अब देखो सर इनका इफेक्ट लिख लो, यहाँ पे तो कोई नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। CH3 है, ये +H, यानी +H शो कर रहा है, अपन बोल सकते हैं कि +H के कारण +m शो कर रहा है, मेनली अपन +H ही लिखते हैं यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, डोमिनेंट इफेक्ट। अब देखो OH है, OH कौन सा इफेक्ट शो करता है, +m शो करता है। NH2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, +m, बता दिया ये चीज। ओके, अब सर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। देखो अगर यहाँ पे देखो माइनस वाले के तो सीधे प्रोपोर्शनल है, और प्लस वाले ग्रुप आ जाए ना उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे देखो ये +H +m, ठीक है सर, इतनी बात। अगर +m आ गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर +m में जिसकी पावर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही कम होगी। एक बात सर, दूसरी बात कि यहां पे तो +m है, यहां पे +H है, तो कंपेयर कैसे करना है, देखो वही यहां पे जो चीजें लिख रखी है उसी के बेसिस पे चलो। मैंने सारी चीज डोमिनेटिंग इफेक्ट के बेसिस पे लिखी है, पहले रेजोनेंस डोमिनेट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे ही फिर +I में करते हैं तो 1/I 1/+H होगा, और उसके बाद में आएगा +m, तो यानी +m और +H की बात आ जाए तो +H पहले है ना यहाँ पे, और यहाँ पे -m पहले है, माइनस और प्लस में देख लो पावर का उल्टा खेल चल रहा है, यहाँ पे +H, तो +H की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी +m से, इतनी बात क्लियर। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा और इसकी इससे ज्यादा,
प्लस H वाले प्लस M वाले प्लस I वाले कोई भी ग्रुप अगर जोड़ दोगे ना, आप लगा दोगे, तो क्या होगा कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। ये घटा दिया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों में तो पहले ही कंपेयर करके बता चुका हूं ना, वही है OH और NH2 वाला। OH की प्लस M पावर कम है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये ले, ओके, ये चीज समझ में आई क्या, ये कॉन्सेप्ट। चले आगे, देख यहां पे आ जाते हैं अपन। इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। यहां पे पैरा पोजीशन पे CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3 और ये CH3 3 CH3 3 डिग्री 4 डिग्री पर है, 3 CH3 लगी हुई है यहाँ। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताओगे सर? यहां पे तो देखो, अगर ये मेटा पोजीशन पे होता तो इसमें क्या लगता, ओनली इंडक्टिव लगता। अब ये पैरा पोजीशन पे है तो यहाँ पे तो H इफेक्ट लगेगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन sp3 और उस पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम एक तो होना चाहिए। अब देख ले इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन H इफेक्ट लगेगा, ठीक है सर। CH3 का अपन ने क्या लिखा था, H इफेक्ट ही तो लिखा था। H इफेक्ट को कैसे कंपेयर करोगे? अगर पूरे में ही H इफेक्ट आ रहा है, देखो प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H आ रहा है इसमें, यहां तक, इसमें तो इंडक्टिव लगेगा, प्लस H तो होगा ही नहीं, कैसे नहीं होगा वो बता रहा हूं। प्लस H सब में आ रहा है तो कैसे कंपेयर करते हो आप? हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H बताया कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो CH3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है। यहां पर देखो CH2 तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे CH, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0 है। अल्फा हाइड्रोजन 0 मतलब वहां पे H इफेक्ट नहीं लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। H इफेक्ट नहीं है तो उसके बाद वाला इफेक्ट होगा। तो इसमें देखो CH3 में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस I इफेक्ट होता है ना, ठीक है सर। यहाँ पे प्लस I इफेक्ट शो होगा और इनमें कौन सा होगा, प्लस H होगा इनमें, ये प्लस H शो कर रहे हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। तो एक चीज देखो, ऑर्डर देख लो, सबसे पहले प्लस I आएगा, प्लस I के बाद में प्लस H आता है। ये माइनस वाला ऑर्डर है, ये प्लस वाला। सर तो सर इसी ऑर्डर में लिखना है आपको। अगर आपको दिया हुआ माइनस I और प्लस M, माइनस I दिया हुआ वो प्लस I दिया हुआ, पहले माइनस I फिर प्लस I फिर प्लस H फिर प्लस M, ये सीधा ऑर्डर है भाई। छह चीजें, ये सीधा ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ, इससे बाहर ट्यूशन नहीं जाने वाला है। ये चीज याद हो गई ना, खत्म है बात, स्टार लगा लो इसको। खुद की बनाई हुई है, लोग अलग तरीके से बताएंगे वो मतलब नहीं है। अपने को सीधा ऑर्डर पता होना चाहिए ना। पहले MHI लिखो, फिर इनवर्स लिख रहे हो ना तो इसका उल्टा करके लिख दो IHM लिख दो, ठीक है, यानी MHI उल्टा करके याद कर लेना भाई इसको। अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन में, पहले लिख देंगे प्लस I वाला, ठीक है सर। प्लस I वाला पहले हो जाएगा, फिर प्लस H वाले आएंगे सारे। तो प्लस I वाला फोर्थ नंबर का है ना ये, तो ये सबसे ज्यादा हो गया, यानी फोर्थ नंबर का ये है, ये 3, ये 2, ये 1। अब लिखो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। सबसे ज्यादा हो गया प्लस H का, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 नंबर सबसे ज्यादा। उसके बाद में देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन 3 फर्स्ट में, उसके बाद में फर्स्ट आ गया, फिर 2, फिर सेकंड आ गया और फिर थर्ड में 3 आ गया। ओके, बात समझ में? ठीक है, ये तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ एग्जांपल। इसमें देखो ये कौन से पोजीशन पे है, CH3 मेटा पोजीशन पे है ना, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। मेटा पोजीशन पे प्लस H भी नहीं लगाएंगे, प्लस M भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, माइनस M भी नहीं लगाएंगे अपन। ओके, माइनस H माइनस M प्लस M प्लस H, ये इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगते हैं। तो CH3 पे यहाँ पे प्लस H नहीं लग रहा है तो क्या लगेगा, CH3 एक तो प्लस H भी शो करता है, दूसरा ये प्लस I भी शो कर रहा है,
प्लस आई और माइनस आई की सारी सीरीज बताई थी ना तुम्हारे को, वो सीरीज तो पता होनी चाहिए ना कम से कम। ठीक है, ये कौन सा शो कर रहा है, ये प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, और ये भी प्लस आई शो करेगा। अब देख लो प्लस आई किस में ज्यादा डोमिनेंट होगा, जितने ज्यादा CH3 ग्रुप जुड़ जाएंगे उससे उतना ही ज्यादा प्लस आई डोमिनेट कर जाएगा। अब देखो इसमें तो CH3 है, इसमें एक CH3 जुड़ गया, इसमें दो CH3 जुड़ गए, इसमें तीन CH3 ग्रुप जुड़ गए, तो प्लस आई डोमिनेंट किसका हो गया, इसका, फोर्थ नंबर वाले का। इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड ये फोर्थ। ठीक है, अब देख लो प्लस आई किसका ज्यादा है, फोर्थ नंबर का। प्लस आई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, माइनस आई तो सीधे प्रोपोर्शनल है, प्लस आई इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो प्लस आई बढ़ाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है सर, तो प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा हो रहा है, फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा CH3 ग्रुप जुड़ेंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। ओके, इतनी बात क्लियर। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। ठीक है, तो ऑर्डर लिख लो इसका। ऑर्डर क्या लिखोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना चाहो इसका तो क्या लिखेंगे अपन, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट की, क्योंकि इसमें प्लस आई सबसे कम है, तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और सबसे कम हो जाएगी फोर्थ की। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। इसके बाद में एक चीज और बता देता हूं जो हेलोजन्स में चलती है। हेलोजन लगा रहे हो, हेलोजन में क्या है कि ऑर्थो और जो मेटा और पैरा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे आ गया तो मेटा पोजीशन पे तो माइनस आई इफेक्ट ही लगता है उसका, और अगर पैरा पोजीशन पे है तो उसमें माइनस आई होता है ना, वो डोमिनेंट होता है किससे, प्लस एम से, तो उसका ओवरऑल विड्रॉइंग इफेक्ट क्या होगा उसकी भी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये सारी चीज समझ में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हेलोजन ओवरऑल विड्रॉइंग, पावर। पहले एक चीज देखो, हेलोजन की प्लस एम पावर देख लो। प्लस एम पावर क्या होगी, एफ, फिर Cl, फिर Br और फिर I। माइनस आई की पावर देखोगे तो भी मैंने यही लिखा है, FCl, Br और I। अगर ओवरऑल जिसमें माइनस आई डोमिनेंट होगा, माइनस आई डोमिनेंट होगा प्लस एम पे, तो ये ओवरऑल है। ओवरऑल पावर कौन सी, विड्रो, विड्रो कर रहा है ना ये, ओवरऑल विड्रो की पावर क्या होगी, FCl, Br और I। ये चीज हो गई। सर ये क्यों बता रहे हो, इससे एक क्वेश्चन आया नहीं है कभी, क्वेश्चन इस पे एक बार बता देता हूं, अगर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आ गया तो कैसा होगा। देखो जैसे अपन ले लेते हैं यहां पे एग्जांपल से बात करते हैं, COOH। ठीक है, पहले तो यहां पे लगा लेते हैं FCOOH, Cl, COOH, FCl, ये आ गया ब्रोमीन, और ये आ गया आपका आयोडीन, COOH, और ये हो गया आयोडीन। अब इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, बताओ। अब एक चीज समझो मेरी बात, मैंने क्या बोला, मेटा पोजीशन पे प्लस एम, प्लस एच वगैरह ये या माइनस एम नहीं लगाते, मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, ये चीज बोल रहा था मैं।
तो ये तो पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन पे तो एम इफेक्ट भी लगेगा और आई इफेक्ट भी लगता है, ठीक है सर। डोमिनेंट इसमें माइनस आई होता है और प्लस एम भी लग रहा है यहाँ पे, यानी डोमिनेंट माइनस आई के हिसाब से करें क्या इसको, नहीं, इसमें आपको ओवरऑल विड्रॉइंग पावर देखनी है एसिडिक स्ट्रेंथ में, और इसकी ओवरऑल यार एसिडिक स्ट्रेंथ में मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, विड्रॉइंग पावर ही तो देखते हैं माइनस वाला। तो ओवरऑल विड्रॉइंग पावर प्लस एम और माइनस आई का दोनों का नेट इफेक्ट, दोनों का नेट इफेक्ट देखेंगे, और नेट इफेक्ट जो विड्रॉइंग पावर होती है वो होती है ये वाली, आयोडीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ओवरऑल विड्रॉइंग पावर पे देखो, ओवरऑल विड्रॉइंग पावर आयोडीन की सबसे ज्यादा है, तो आयोडीन की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे कम में फ्लोरीन आ गया। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो इस पे कैसे आ सकता है वो भी बताता हूं। अगर इसी को जो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसी को मेटा पोजीशन पे रखो, आप मेटा पोजीशन पे रख के चेक करो एक बार, देखो जैसे अपन बात करें 1 2 ये बन गए, थर्ड एक और बना देते हैं, यहाँ पे COOH ग्रुप, COOH, 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 यहाँ पे FCl, ये Br और ये I। अब देखो ये कौन से पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है ना, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट तो लगेगा नहीं, यानी एम तो लगेगा ही नहीं, एच भी नहीं लगेगा, तो यहां पे तो क्या लगेगा इसका, फिर तो आई इफेक्ट बचा, इंडक्टिव इफेक्ट बचा। तो देखो फ्लोरीन भी क्या शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, क्लोरीन भी माइनस आई, ब्रोमीन भी माइनस आई, और आयोडीन भी माइनस आई। अब इसका इंडिविजुअल के रूप में अगर ये कौन से पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है, तो इंडिविजुअल आई ही शो कर रहा है, ये प्लस एम शो नहीं कर रहा मेटा पोजीशन पे, तब इसका आई इफेक्ट के रूप में आप एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये देख ले भाई, ये देख मेटा पोजीशन पे है वही हेलोजन, और यहां पे पैरा पोजीशन पे, दोनों बिल्कुल उल्टा हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी आयोडीन वाले की ज्यादा है, इसमें फ्लोरीन की ज्यादा हो गई। ये देख ले पैरा पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो इसका। एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, जितने भी चैप्टर है ना एनसीईआरटी के, सबसे एक एक कंपाउंड की, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ एक साथ लिख के आया हूं, ठीक है। फिनोल की, सब कुछ, बेंजीन, एल्कीन, एल्काइन, आपको सीधा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है एल्कीन, एल्काइन, एल्केन में, तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हो। अगर ये ऑर्डर पता है ना, तो लगभग लगभग 50% क्वेश्चन तो आपको सीधा इसी एक ऑर्डर से एसिडिक स्ट्रेंथ के सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट ग्रुप, सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HF हो गया, HCl हो गया, इनकी, इन्हें मिनरल एसिड भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड HF, HX वगैरह, इनकी, HX में सारे हेलोजन, ठीक है, HF, HCl, HBr, HI, इनकी। मिनरल एसिड के बाद में सल्फोनिक एसिड आता है। और एक चीज ध्यान रखना, सिंपल सी बात बताऊं तो, जिसमें आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट आ जाए, भाई सल्फोनिक है, 2 सल्फोनिक एसिड दे रखे हैं, और दोनों में अगर आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट शो हो रहा है दोनों में, तब आप कैसे चेक करोगे, या एक में रेजोनेंस इफेक्ट शो हो रहा है और दूसरे में रेजोनेंस नहीं हो रहा है शो, तब आप कैसे चेक करोगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट शो हो रहा है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
रेजोनेंस एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट याद कर लेना। एक सिंपल सी बात कि जिसमें रेजोनेंस दिख जाए ना आपको, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे सल्फोनिक एसिड में एक तो फिनोल नहीं, जो पीएच है फेनिल ग्रुप लगा हुआ हो बेंजीन वाला, पीएच SO3H। इसमें देखो पीएच में, पीएच क्या है नहीं समझते, पीएच ये देख, ये वाली रिंग है ना, इस रिंग को पीएच बोलते हैं, और इससे SO3H लगा हुआ है, और एक एल्किल ग्रुप है R, उससे SO3H लगा हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, इसकी ज्यादा हो जाएगी। हर जगह यही लॉजिक लगेगा। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा मिनरल की, मिनरल एसिड, फिर उसके बाद में सल्फोनिक एसिड की, मिनरल एसिड की, फिर सल्फोनिक एसिड की, सल्फोनिक एसिड के बाद में पिक्रिक एसिड। भाई खतरनाक चीज है पिक्रिक एसिड, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इस पे, पिक्रिक एसिड पे, सल्फोनिक एसिड, फिर पिक्रिक एसिड, फिर स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड को याद रखो ना रखो, क्वेश्चन नहीं आता है आपके, पर मैंने ऑर्डर बनाया हुआ है तो इस ऑर्डर को आप याद कर लेना। स्क्वायरिक एसिड ये होता है। इसके बाद में डाइनाइट्रोफिनोल आएगा। डाइनाइट्रोफिनोल यानी डाई यानी दो नाइट्रो है फिनोल पे, तो OH, यहां पे NO2, यहां पे NO2, ये हो गया डाइनाइट्रोफिनोल। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ स्क्वायरिक एसिड पिक्रिक एसिड से कम है और कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है। क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से रखना PYQ में। डाइनाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखते ही आप लगा देते हो यहां तो फिनोल है, फिनोल तो यहां पे आता है, भाई नहीं, डाइनाइट्रोफिनोल है ये। दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, दो -M ग्रुप लगे हुए हैं। अगर दो -M ग्रुप लगे हुए हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा नहीं क्या, -M ही तो बढ़ाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें देख पिक्रिक एसिड में नाइट्रो NO2 ग्रुप -M वाले हैं सारे, बढ़ा दिया इसलिए। ठीक है, तो दो -M ग्रुप है तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब वही कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल पॉइंट में लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल पॉइंट में, कि जो फॉर्मिक एसिड है उसकी फॉर्मिक एसिड है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड HCOH, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके और डेरिवेटिव से ज्यादा होती है। इसके और डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव तो नहीं बोल सकते ना, इसके और कंपाउंड, जैसे अगर अपन इसमें बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड भी ले ले, फेनिल जो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, या सिंपल एल्किल ग्रुप वाला कंपाउंड ले ले, डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा, कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो निकल गया मुझसे। तो जो अगर बेंजीन रिंग है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। अगर मान लो रेजोनेंस आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ रेजोनेंस बढ़ाता है तो बढ़ेगी, एल्किल से तो बढ़ेगी, पर फॉर्मिक एसिड की सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रख लेना। भाई यहां से क्वेश्चन में क्या पुटअप होता है, ये फॉर्मिक एसिड का सवाल पूछा जाता है, या आपको जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल, वाटर और मेथेनॉल, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे कंफ्यूजन होता है, जो अपन वहां पे भी जो चैप्टर है ना उसमें थ्योरी है, वहां पे भी इसको क्लियर करने वाले हैं, पर एक बार बता देता हूं मैं। डाइनाइट्रोफिनोल के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक सीरीज चलती है, सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड की, फिर पीएच यानी जो आगे इसमें रेजोनेंस फेनिल ग्रुप पीएच वाला, ये ग्रुप, ठीक है, ये COH इसकी, फिर RCOH। R का मतलब आप CH3 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद में कार्बोनिक एसिड आता है H2CO3। उसके बाद में मोनोनाइट्रोफिनोल, देखो डाइनाइट्रोफिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है, पर मोनोनाइट्रोफिनोल एक नाइट्रो ग्रुप है, उसकी कम हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक स्ट्रेंथ। मोनोनाइट्रोफिनोल में ऑर्डर चलेगा, सबसे ज्यादा पेरा का, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। पेरा, ऑर्थो, मेटा। सर ऑर्थो का कम क्यों हो गया, ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ पेरा से कम है, क्यों है, क्योंकि देखो इसमें रिएक्टेंट में है ना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वो लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका कैसे। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे ये OH है और यहाँ पे NO2 है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसमें क्या है, ये OH और NO2 यहाँ पे ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं रिएक्टेंट में, और H+ नहीं देना चाहेंगे, तो H+ कम देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ओके, तो सबसे ज्यादा पेरा पोजीशन पे, फिर ऑर्थो पे, फिर मेटा पे। ये नाइट्रोफिनोल के अंदर की बात है। अपन बात करें उसके बाद में फिनोल आ गया, फिनोल के बाद में अमोनियम आता है, अमोनिया नहीं अमोनियम है ये, अमोनियम आयन RNH3+ में है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो यहां से क्वेश्चन आता है, यह है मेथेनॉल,
एल्कोहल है ना, एल्कोहल जनरली जो सारे एल्कोहल होते हैं ना उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होती है, पर मेथेनॉल की स्पेशल है, मेथेनॉल की ज्यादा होती है वाटर से एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड की ज्यादा थी ना एक कार्बन वाले की, वैसे यहाँ पे एक कार्बन वाले एल्कोहल की ज्यादा है वाटर से। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, क्वेश्चन आता है यहां से ये स्टार पॉइंट लगा दिया ना, जहां जहां से क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ है। ये डाइनाइट्रोफिनोल का क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला मोनोनाइट्रोफिनोल वाला, ये जो अंडर ऑर्डर है ना पेरा ऑर्थो मेटा वाला, ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड की आ गई एल्काइन की। एल्काइन में टर्मिनल एल्कीन होती है ना, टर्मिनल एल्कीन लास्ट वाली, टर्मिनल एल्कीन H+ जल्दी देगा, वो एसिडिक H+ दे देती है। जो अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे वहां पे टर्मिनल एल्कीन की भी रिएक्शन करवाएंगे, वहां से H+ ले लेंगे अपन। और अगर टर्मिनल नॉन टर्मिनल एल्कीन है, एल्कीन नहीं एल्काइन है, सॉरी एल्कीन बोल गया मैं, एल्काइन की बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है वहां रिएक्शन अलग होगी। अगर टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है वो यानी वो एसिडिक ज्यादा है तो वो H+ दे देगा, वो रिएक्शन अलग होती है। तो यहाँ पे समझो एल्कीन की बात करें, ये देखो टर्मिनल पे 2 H+ दे रहा है, ये टर्मिनल पे 2 H है ना, तो ये ज्यादा एसिडिक होंगे। यहाँ पे देखो इस टर्मिनल पे एक ही H है, या अगर अपन बात करें नॉन टर्मिनल की RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो ये सबसे कम हो जाएगी नॉन टर्मिनल एल्कीन की एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी ये H+ देगी ही नहीं। ओके, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद में अमोनिया आएगा, किसके बाद में? एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के बाद में अमोनिया आता है, फिर एल्कीन डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड, और फिर एल्केन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। यानी ये सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स है या चैप्टर है, आपको फिनोल पूछा जाए, अमोनिया पूछा जाए, एल्कोहल पूछा जाए, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, नाइट्रोफिनोल, डाइनाइट्रोफिनोल, कुछ भी पूछा जाए ये ऑर्डर याद कर लेना, इस ऑर्डर से आप एसिडिक स्ट्रेंथ लगा सकते हो। आओ क्वेश्चन करते हैं इसके कुछ, जैसे कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ करना है। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये तो सल्फोनिक एसिड वाला लग रहा है ना आपको, H डबल बॉन्ड OH, ये तो सल्फोनिक एसिड लग रहा है SO3H वाला, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्कोहल है। सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद में आता है तो यहां पे आता है तो एल्कोहल, तो ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये हो गई। अब यहां पे देखो सेकेंड एग्जांपल में, ये देखो फिनोल है, ये क्या है? फिनोल। ओके, ये क्या है? एल्कोहल। और ये क्या है? यहां पे NH2 लगा हुआ है ना, एमीन हो गया ये, तो एमीन है। तो ये तो बेसिक में गया ना, एमीन्स तो बेसिक में। तो सबसे ज्यादा फिनोल की, फिर एल्कोहल की, फिनोल और एल्कोहल में फिनोल ज्यादा एल्कोहल कम, तो सीधा ऑर्डर लगाओ, ये ले हो गया। चल यहाँ पे इस एक क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है इसमें भी, ये दो तो है आपके पास फिनोल, फिनोल वाले कंपाउंड है दो तो, और दो है कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? भाई इन दोनों की ज्यादा होगी ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिनोल से। इनको नंबरिंग कर देते हैं अच्छी तरीके से, 1 2 3 और 4। अब देखो सर ये फिनोल फिनोल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें कैसे चेक करेंगे? अब ये दोनों सेम आ गए ना, मैंने बोला था कि आपका अगर सल्फोनिक एसिड सेम हो जाए तब क्या करेंगे, या एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक हो तब क्या करेंगे, एक में रेजोनेंस हो एक में रेजोनेंस नहीं हो तब क्या करेंगे, वो चीज बता चुका कि रेजोनेंस वाले की ज्यादा होगी बिना रेजोनेंस से। अब यहाँ पे देख लो भाई, देखो यहाँ पे Cl ग्रुप लगा हुआ है, अगर सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे फिनोल आ गया, सल्फोनिक एसिड भी आ सकता था, तब आप ग्रुप चेक कर लो। ग्रुप यहाँ पे Cl है, Cl कौन सा ग्रुप है? -I ग्रुप शो करता है। ठीक है, -I इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे। ओके, CH3 +H इफेक्ट शो करेगा। अब मेरे को ये बताओ, +H इफेक्ट, प्लस वाला इफेक्ट आते ही क्या करेगा? वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, माइनस वाला इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है सर, तो सबसे ज्यादा तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड 3 और 4 में भी ज्यादा कौन सा है? ये +H आ गया, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ वाले की कम हो गई, थर्ड वाले की सबसे ज्यादा। तो अपन लिख लेंगे थर्ड की सबसे ज्यादा, उसके बाद में आ जाएगा फोर्थ नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब आ जाओ इसमें फिनोल में,
देखो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो फिर 2 की आ गया और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो ये समझ में आई कैसे क्या किया। इसमें सबसे पहले देख लो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होगी यानी 3 और 4 की तो ज्यादा होनी चाहिए। अब 3 और 4 में भी किसकी ज्यादा है, ये प्लस एच शो कर रहा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, ठीक है, तो ये घटा रहा है तो इसकी फोर्थ वाले की कम होगी 3 4, फिर इसमें देख लो माइनस आई बढ़ाएगा तो 2 की ज्यादा 1, ठीक है। ये हुई तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिली, समझ में। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा कंटेंट है ये याद कर लेना, आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा ये। यानी यहां पे याद नहीं करोगे तो हर चैप्टर में अलग अलग याद करने पड़ेंगे। मैं फिनोल पढ़ाऊंगा, फिनोल में फिर आपको देखो ये मोनोनाइट्रोफिनोल भी, ये फिनोल डाइनाइट्रोफिनोल, सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ही बता दिया, वहां पे तो रिवीजन होगा फिर, ओके। कंटेंट अच्छे से वहां पे भी अच्छे से बताऊंगा, पर एक बार यहाँ पे गो थ्रू तो हो लो, वहां पे फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाऊंगा, पूरी थ्योरी वगैरह सबके साथ, ओके। एक बार देख लो इसको, ओके। अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो पढ़ लिया अलग अलग फैमिली में। अब एक क्वेश्चन आता है, देखो अलग अलग फैमिली में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे वहां पे। ये सारा चीज मैं जीओसी में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। वहां पे भी अपन देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल हो रही है, यानी कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन एक बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है, अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ ली अलग अलग फैमिली में, अब उसका एप्लीकेशन क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। या तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेगा, या आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन इनमें से होगी या कौन सी नहीं होगी। कई बार जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, पैरानाइट्रोफिनोल है, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो NaHCO3 के साथ रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे। तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या चीज है मेन, देखो इसमें अपन देखेंगे रिएक्शन की फिजिबिलिटी, यानी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। रिएक्शन फिजिबल है मतलब रिएक्शन होगी, रिएक्शन की फिजिबिलिटी नहीं है यानी फिजिबल नहीं है यानी रिएक्शन नहीं होगी वो। तो वो चीज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी रिएक्शन करवाते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी तो बाद में वीक एसिड बनेगा। देखो मेन चीज क्या है, ये है जो रिएक्शन है ना वो कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है। अगर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तब रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, चाहे कोई सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हो वो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, तब आपको वो चीजें याद रहेगी कि रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड तो बन सकता है, पर वीक एसिड से आप स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। यानी रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकती है। अगर यहां पे वीक एसिड नहीं बन के स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा होता तब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, यानी ये रिएक्शन अपन नहीं करवा सकते, ओके। ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। जैसे अपन ने एच कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई, यहां से बना Na आ गया और इसके साथ H2O आ गया। अब ये H2O है ना, ये इस HA से वीक होना चाहिए, यानी ये वीक एसिड होगा तभी रिएक्शन फिजिबल होगी इस स्ट्रॉन्ग एसिड से। जो HA अपन ने एसिड लिया है इससे कम वीकर एसिड बनना चाहिए, इससे वीकर एसिड बनना चाहिए किसमें, प्रोडक्ट में, तब रिएक्शन फिजिबल होती है, अदरवाइज रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में, ओके। आगे बढ़ो, देखो अपने जो NCERT है ना उसमें दे रखा है सोडियम NaH NaH2 के साथ। अब ये कैसे सर, आपको वहां पे पता होगा कि फिनोल बनाने की विधियों में आ रहा है, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनोल के, उसमें ये रिएक्शन दे रखी है NaNaH NaNH2, सब बेंजीन के साथ, बेंजोइक एसिड के साथ में भी दे रखी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन को अपन कैसे चेक करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनोल है, वो सोडियम के साथ रिएक्शन देगा या नहीं देगा, फिनोल इसके साथ रिएक्शन देगा या नहीं देगा, NaH
जो NaSCO3 के साथ या NaNH2 के साथ रिएक्शन देगा या नहीं देगा, वो कैसे चेक करेंगे? वो इसी प्रकार चेक करोगे, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड है और बाद में वीक एसिड बन रहा है तो वो रिएक्शन होगी। अगर यहां पे वीक एसिड है पहले रिएक्टेंट में और बाद में उससे स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, रिएक्शन नहीं होगी। नहीं करवाना, रिएक्शन होगी नहीं वो रिएक्शन। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और प्रोडक्ट वाला वीक एसिड होना चाहिए। खत्म बात इतनी। अब आ जाओ इस पे बात कर लेते हैं। NaNH और NaNH2 का टेस्ट, मतलब ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा सोडियम के साथ। देखो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया अपन ने Ha, वो सोडियम के साथ में हीट किया तो Na और H2 दे दिया। अब H2 है ना बहुत वीकर है। सारे एसिड जितने भी आपकी केमिस्ट्री में एसिड हैं वो हाइड्रोजन गैस से तो ज्यादा एसिडिक है ना सारे। तो सारे एसिड Na के साथ रिएक्शन कर जाएंगे Na हीट के साथ। ठीक है, सारे एसिड, सारे एसिड, क्योंकि रिएक्टेंट सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो H2 गैस बनी है भाई, अपने को देखना क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो वीक होना चाहिए किससे? रिएक्टेंट में तो स्ट्रॉन्ग एसिड है सारे, और H2 तो भाई H2 की एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत कम है ही नहीं। एसिड के बजाय में H2 की कंपेयर ही नहीं कर सकते अपन, तो बहुत कम है इतनी बात। तो सारे एसिड सोडियम हीट के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। देखो समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ यार, कॉन्सेप्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टेंट है, बाद में बन रहा है वीक एसिड, तो रिएक्शन होगी। और मेरी बात सुन, H2 से तो सारे एसिडिक स्ट्रेंथ सबकी ज्यादा है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही है ना सबकी। यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बनेगा यार, Ha को हीट किया सोडियम के साथ में तो ये H अलग निकल जाएगा और Na अलग बन जाएगा। ठीक है, तो H2 है ना ये बना, ये जो प्रोडक्ट बना है अपने पास, ये वीक एसिड है, इससे ज्यादा एसिडिक होंगे सारे। ये बात समझ में आई? ठीक है, चल आगे। इसमें समझ नहीं आई तो अब देख, इनमें देख, समझ में आ जाएगी। मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया Ha, उसकी रिएक्शन NaH के साथ करवाई। NaH के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा? देखो Na इसके साथ कैपिटल A ये चला गया और यहां से H2 गैस। ठीक है सर, H2 गैस तो भाई H2 गैस से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना एसिड, सारे एसिड स्ट्रॉन्ग हो गए H2 के कंपेयर में, तो सारे एसिड ही इसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे। ओके, NaH के साथ, किसके साथ? NaH वाला टेस्ट चाहिए। अब अपन बात करते हैं NaNH2 के साथ। NaNH2 Ha के साथ रिएक्शन करता है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इसका H प्लस लेगा ये यहां से और Na बन जाएगा और NaNH3, तो ये NH3 बन गया, Na और NH3। अब यहां पे देखो NH3 है, अब यहां पे रिएक्शन कौन से एसिड कर पाएंगे? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। इस वीक एसिड से NH3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाले सारे कर लेंगे। यही तो बात बोला कि ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और ये वीक होने चाहिए। तो ये वीक है NH3, अमोनिया है, अमोनिया से नीचे वाले तो कोई एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ में, इससे नीचे वाले तो कोई रिएक्शन करेंगे ही नहीं यहां पे इससे। ठीक है, नहीं करेंगे ना NaNH2 से। और एसिडिक स्ट्रेंथ जिनकी अमोनिया से, जो NH3 है उससे ज्यादा है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ NH3 से जिनकी ज्यादा है वही रिएक्शन करेंगे NaNH2 के साथ। मेरी बात सुन, कॉन्सेप्ट क्या है? रिएक्टेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए वीक एसिड। तो देख ये स्ट्रॉन्ग होंगे किससे? अमोनिया से, तभी ये रिएक्शन कर पाएंगे। अगर अमोनिया से वीक एसिड कोई भी ले लिया तो वो NaNH2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया क्या? चल ठीक है, अब अपन बात करते हैं NaOH की। NaOH Ha के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कोई भी एसिड है, ये इसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, तो A Na के साथ गया और हाइड्रोजन जो H प्लस है वो OH के साथ, यानी H2O बन गया। अब देख लो यहाँ पे, अब इसके साथ NaOH के साथ कौन रिएक्शन करेगा? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा हो, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होगी वही NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जिन एसिड की, जो एसिड Ha है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम हो गई तो वो तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फिर वीक एसिड और ये वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा।
समझ में आई बात? नहीं आई ना, एक बार भाई रिप्ले कर लेना, यहां से जहां से पढ़ाया हो ना, चेक फिजिबिलिटी वाला। भाई बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे लिखे हुए भी है ना यार, क्या क्या दिक्कत है? ऐसे एसिड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है वो रिएक्शन देंगे, ये वाली, समझिए। अब NaHCO3 की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कोई एसिड है ये, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई NaHCO3 के साथ में, ए जाएगा Na के साथ में और ये H इसके साथ में चला गया तो H2CO3 बन गया एसिड, ठीक है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये देखो H2CO3 बन गया, तो यहां पे Ha क्या होना चाहिए? H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कंपाउंड होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। अगर H2CO3 से कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कंपाउंड ले लिया ना, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस इसी पे चलती है, यही कॉन्सेप्ट है एक पेज का, इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना, इसी कॉन्सेप्ट पे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस चलेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बनना चाहिए? वीक एसिड, यानी H2CO3 बना है तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे एसिडिक कंपाउंड वो रिएक्शन करेंगे NaHCO3 के साथ में जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऐसे एसिड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा है वो NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कर जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रख लेना है, ये याद ही करना है कि NaHCO3 के साथ में पैरा नाइट्रोफिनोल तो रिएक्शन देता है, जबकि ऑर्थो और मेटा नाइट्रोफिनोल नहीं देता है। पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसलिए कॉन्सेप्ट से भी समझ लो, और वैसे भी मैं लास्ट में पीवाईक्यू करवाऊंगा तो उसमें भी इसको बता दूंगा, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे तो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स के रूप में लिखा है इसको, पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थोमेटा नाइट्रोफिनोल। ये ऑर्थोमेटा नाइट्रोफिनोल तो इसके साथ रिएक्शन नहीं देंगे, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल इसके साथ रिएक्शन देगा, वही है H2CO3 वाला कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है पैरा नाइट्रोफिनोल की। आप बोलोगे कि सर कार्बोनिक एसिड से तो कम होती है, पर इसकी अगर अपन बात करें ना पैरा नाइट्रोफिनोल की, थोड़ी सी ज्यादा होगी ये पॉइंट, ठीक है। तो उस बेसिस पे अपन करवा देंगे रिएक्शन। ओके, ये चीज याद रख लेना, बस इतनी सी चीज याद रखने के लिए बोल रहा हूं, और सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट से करोगे। ओके, जैसे रिएक्शन करवाते हैं अपन, एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे PHOH यानी फिनोल दे रखा है, फिनोल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ में करवाई तो आपके पास बना PHONa और H2CO3, यानी ये देखो H को इसके साथ दे दिया और Na के साथ में क्या आ गया? PHO, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन होगी, फिजिबल है या फिजिबल नहीं है? इसको चेक करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, इसको देखो ये क्या है? फिनोल है, और इसको देखो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। अब बताओ किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है? क्या ये ज्यादा एसिडिक है या ये ज्यादा एसिडिक है? अगर रिएक्टेंट ज्यादा एसिडिक हो गया ना तो रिएक्शन नहीं होगी। ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए? रिएक्टेंट की, सॉरी, प्रोडक्ट अगर ज्यादा एसिडिक हो गया ना, प्रोडक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्टेंट ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ रिएक्टेंट की ज्यादा होगी तभी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे तो फिनोल है, यहाँ पे तो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, नॉट फिजिबल होगी, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपके पास कोई एक एल्कोहल दे दिया अपन ने 3 डिग्री एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन करती है, ये बन गया ONa, सही है रिएक्शन तो, प्लस H2O। अब रिएक्शन में आपको क्या देखना था? देखना यही था कि जो ये है आपका रिएक्टेंट, वो जो प्रोडक्ट बना है H2O उससे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो क्या NaOH इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? कारण क्या है इसका? ये कारण है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। रिएक्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और प्रोडक्ट होगा वीक एसिड, तभी रिएक्शन होगी। यहां पे तो देखो ये रिएक्टेंट क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल है ना, एल्कोहल
वाटर से कम एसिडिक है ना। अपन ने एक ऑर्डर लिखा था, आपको पता होगा कि अपन ने लिखा था सबसे पहले मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल जो है मेथेनॉल, उसके बाद में वाटर एसिडिक स्ट्रेंथ में, और फिर लिखा था अपन ने ROH यानी एल्कोहल। यह है मेथेनॉल। जो मेथेनॉल है उसकी वाटर से ज्यादा है, मेथेनॉल इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे, एक चीज आप यहां पे समझो, अगर ये रिएक्शन करवाऊं मैं CH3OH, ठीक है, प्लस NaOH, साथ में बन गया CH3ONa, ओके, प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये है इनकी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ मेथेनॉल की, फिर वाटर की, फिर अल्कोहल की। देखो वाटर से ज्यादा है मेथेनॉल की, वाटर से ज्यादा है इस मेथेनॉल की, इस मेथेनॉल की वाटर से ज्यादा है, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक एसिड। यहां पे देखो इस अल्कोहल की, मेथेनॉल के अलावा दूसरे कोई अल्कोहल आ जाए तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होती है, तो यानी वाटर की ज्यादा है यहां पे और इस अल्कोहल की कम है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, इसी कॉन्सेप्ट पे है ये सारा मामला, कि रिएक्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए वीक एसिड। बात खत्म यहां पे, समझ में आई बात? तो इस प्रकार आप चेक करोगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, वो सारी टेबल लिखाई देना, अभी उसको कॉन्सेप्ट को देख लेना। भाई ये देख, अभी जियोसिम कुछ लोग पढ़ाते हैं इसको, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, कुछ अलग अलग फैमिलीज में पढ़ाते हैं। मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको एक साथ बताऊं, कुछ पढ़ाते ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट को, कुछ टीचर पढ़ाते ही नहीं है कॉन्सेप्ट ये वाला। ये कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अब देख, इस रिएक्शन को तू फिजिबल मानता है, ये रिएक्शन होगी ये रिएक्शन नहीं होगी। नीट में ऑप्शन ऐसे काट सकते हो, ये कॉन्सेप्ट पता है, और कॉन्सेप्ट ये है, बस ये चीज है, इतनी चीज याद रख लेना। ये रिएक्शन विल प्रोसीड इन प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, यानी वीक एसिड बनना चाहिए तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का सारा मामला खत्म हुआ। कल से बेसिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे अपन, ठीक है, फिर एरोमेटिसिटी और बचे हुए टॉपिक्स कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।